Bismillahirrahmanirrahim. Students of Islamic finance, we are here for the lecture of 14th April. This will be the part 2 of the lecture. In part 1, we covered diminishing musharaka. In this lecture, we'll be covering contract of sale in Islam and bay muajjal. Okay, so what we'll be covering is definition of murabaha, some basic rules of sales, and then rules pertaining to sale on deferred payment basis, which is bay muajjal. So let's start with the murabaha. Murabaha is basically is a type of sale uh, in which the seller disclose the cost as well as the profit he's charging on the profit on the sale. So murabba is a term of Islamic fiqh, and it refers to a particular kind of sale having nothing to do with financing in its original sense. If the seller agrees with the purchaser to provide a specific commodity on a certain profit added to his cost, it is called a murabaha transaction. The basic ingredient of murabba is that the seller discloses the actual cost he has incurred in acquiring the commodity and then adds some profit thereon. This profit may be lump sum or based on some percentage. Okay, so मुराबाहा द सेलर इज टेलिंग द क्लाइंट, ठीक है, उसको बता रहा है कि ये जो फॉर एग्जांपल अगर वो उसको कोई कंप्यूटर बेच रहा है, लैपटॉप बेच रहा है, तो वो उसको बताता है कि जी लैपटॉप की एक्चुअल कॉस्ट जो है जिस प्राइस पे उसने खरीदा है, लेट्स से वो 50,000 का उसने लिया है और वो उसको आगे 60,000 का बेच रहा है, यानी उस पर 10,000 उस पर प्रॉफिट चार्ज कर रहा है। तो ये प्रॉफिट जो है वो लमसम में भी बता सकता है कि भाई 10,000 मैं इस पर प्रॉफिट ले रहा हूँ, या वो उसको परसेंटेज की टर्म में बता सकता है कि 10% या 15% मैं उसके ऊपर प्रॉफिट चार्ज करूंगा। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मुराबाहा। नाउ before we discuss murabaha in detail and other types of sales, first of all we would like to discuss some basic rules of sale. ठीक है, इस्लाम में सेल के लिए कुछ शराइत हैं कि किन शराइत के साथ, अब जब आप कोई चीज़ बेचते हैं किसी दूसरे को, तो किन शराइत के साथ बेच सकते हैं, कौन सी सेल है जो वैलिड सेल होगी और कौन सी सेल है जो इनवैलिड सेल होगी। तो सेल इज डिफाइंड इन शरिया एज द एक्सचेंज ऑफ अ थिंग ऑफ वैल्यू बाय अनदर थिंग ऑफ वैल्यू विद द म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, सेल में आपके पास एक वैल्यूएबल चीज़ है, वो किसी दूसरे को आप बेच रहे हैं और उससे आप दूसरी वैल्यूएबल चीज़ ले रहे हैं। वो वैल्यूएबल चीज़ रुपया पैसा भी हो सकता है और वो वैल्यूएबल चीज़ कोई और दूसरी कमोडिटी भी हो सकती है, जैसे कि बार्टर सिस्टम में हम देखते हैं कि आप एक चीज़ देख के दूसरी चीज़ ले लेते हैं। Some of the rules for a valid sale, which are more relevant to the transaction of murabaha as carried out by the financial institutions, will be discussed in coming slides. अच्छा, हम सेल को इसलिए डिस्कस करना चाहते हैं कि कुछ इस्लामिक बैंक्स के अंदर जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो एक्चुअली सेल्स हैं और वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स हैं, तो उनको हम अंडरस्टैंड करने के लिए पहले जनरल सेल्स को डिस्कस करते हैं और फिर हम स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स को भी कवर करते हैं। Let's discuss with the start with the basic some of the basic requirements for a sale transaction. The basic rules of the sales are: number one, the subject matter of sale must exist at the time of sale. Does a thing that has not yet come into existence cannot be sold. ठीक हो गया। तो एग्जिस्टेंस ऑफ द कमोडिटी पहली रिक्वायरमेंट है कि जो चीज़ आप बेच रहे हैं वो एग्जिस्ट करती है। और जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि ए सेल्स एन अनबॉर्न काफ ऑफ हिज काउ टू बी, द सेल इज वॉइड। ठीक है, अभी वो काफ जो है पैदा ही नहीं हुआ, बछड़ा भी पैदा नहीं हुआ और वो उसका सौदा कर रहा है, तो भाई ये तो पता ही नहीं है कि वो जो बछड़ा पैदा होगा वो हेल्दी होगा या वो माजूर होगा या जिंदा होगा या मुर्दा होगा। तो पहले उसको पैदा होने दो, उसके बाद उसकी जो है आप सेल कर सकते हैं। The second requirement is the subject of sale must be in the ownership of the seller at the time of the sale. Thus, what is not owned by the seller cannot be sold. ठीक है, एक चीज आपकी मलकियत में नहीं है और आप उसका सौदा कर रहे हैं, तो ये भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जायज नहीं है। पहले जनरल सेल की बात हो रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में कुछ सेल्स इस तरह की हो सकती हैं जिसमें आप सेल कर सकते हैं, लेकिन फिर वो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी। हम ये जनरल सेल्स की बात कर रहे हैं कि जी अगर आपने मिसाल के तौर पे मोबाइल किसी को आप बेच रहे हैं और वो मोबाइल अभी आपने खुद खरीदा ही नहीं है, तो फिर वो ठीक नहीं होगा। पहले आप वो मोबाइल खरीद लें, फिर उसके बाद आप उसको बेच सकते हैं। या जैसे यहाँ गाड़ी की एग्जांपल दी है, सेल्स अ कार टू बी विच इज प्रेजेंटली ओन्ड बाय सी, यानी वो सी से अभी
ए ने खरीदी नहीं है और वो बी को बेच रहा है, तो ये भी ठीक नहीं होगा. The object of sale must be in the physical or constructive possession of the seller when he sells it to another person. अच्छा जी, अब ये फिजिकल पोजेशन तो हमें पता चल गया कि जी मिसाल के तौर पे आपका मोबाइल फोन है और आप बेच रहे हैं, तो वो मोबाइल आपके पास है, तो फिजिकली वो चीज आपके पास है, आप उसका सौदा कर सकते हैं. कंस्ट्रक्टिव पोजेशन को कहते हैं, ये जरा समझ लें. कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में ये होता है कि दैट एसेट इज नॉट इन योर पोजेशन, बट द ओनरशिप and risk of that asset is with you. So even then that asset will be considered to be in your possession. एग्जाम्पल मैं इसकी देता हूँ कि आपने मोबाइल बेचना था और आपके दोस्त हैं, उनके आपके एक दोस्त की जो है मोबाइल शॉप है, तो आप अपना मोबाइल उसकी शॉप पे रखवा देते हैं. आप कहते हैं कि यार ये मेरा मोबाइल आप सेल करवा दें. अब वो मोबाइल जो है, ऑल्दो इट इज लाइंग इन द इन योर फ्रेंड शॉप, लेकिन वो मोबाइल की ओनरशिप भी आपकी है और उसका रिस्क भी अभी आपके पास है, क्योंकि वो भी बिका नहीं है. तो ऑल इस मोबाइल की कंस्ट्रक्टिव पोजीशन आपके पास समझी जाएगी. अगर खुदा ना खास्ता उस दुकान को आग लग जाए और वो मोबाइल उसमें जल जाए, तो देन इट विल बी योर लॉस. ठीक है, इसलिए कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपका लॉस है. तो इसलिए ये तीन चीजें आप हमेशा याद रखें जनरल सेल के अंदर जो है. रिक्वायरमेंट एग्जिस्टेंस होनी चाहिए प्रोडक्ट की जो है वो आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए और उसकी पोजेशन होनी चाहिए. एग्जिस्टेंस, ओनरशिप और पोजेशन, ये तीन पॉइंट्स हमने जो है पहले कवर किए सम बेसिक रूल्स ऑफ सेल्स के हवाले से. अच्छा जी, अब इसमें कुछ एक्सेप्शन, जो मैंने पहले बात की कि जनरली तो ये रिक्वायरमेंट है कि जी आपके पास एग्जिस्टेंस भी हो, ओनरशिप भी हो, पोजीशन भी हो, लेकिन सेल्स हैं जो एक्सेप्शंस कंसिडर की जाती हैं, जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं even without even if when you don't have these uh, even when the product has no existence, even वो आपकी पोजीशन या आपकी ओनरशिप में नहीं है, तब भी आप उसको सेल कर सकते हैं. तो वो कौन सी सेल्स हैं, उसमें बेसिकली दो दो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर एक्सेप्शन, जिन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता. वन इज बेसलम. ठीक है, बेसलम को हम आगे डिस्कस करेंगे. और इस्तिस्ना इज अनदर टाइप ऑफ सेल. ये नेक्स्ट हमारे जो दो टॉपिक्स हैं वो इनके बारे में, तो वहां पे हम इनको डिस्कस कर लेंगे. फॉर नाउ just you keep in mind that these are the two types of sales defined in Islam, which are exception to this general principle that ownership, existence, and possession should be there. Okay, another thing that we should keep in mind is the difference between sale and promise to sell. The actual sale cannot be effected unless the three conditions mentioned before are fulfilled, which is ownership, existence, and possession. However, one can promise to sell something which is not owned and possessed by him. Such a promise will create a moral obligation on the promiser to fulfill his promise, which cannot be enforced by court of law unless and until such promise has burdened the promisee with some liability. ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ उसको ये कमिटमेंट कर ली कि मैं आपको ये बेचूंगा, अभी आपने तो वो प्रॉमिस जो है वो तो आप कर सकते हैं विदाउट इवन गेटिंग द ओनरशिप एंड एग्जिस्टेंस, लेकिन आप एक्चुअल सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते जब तक कि आपके पास ओनरशिप, एग्जिस्टेंस और पोजीशन ना हो. तो ये बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन द सेल एंड द प्रॉमिस टू सेल. The actual sale will have to be effected after the commodity comes into possession of the seller. Okay. Rule number 4. The sale must be instant and absolute. Thus, a sale attributed to a future date or a sale contingent on a future event is void. ठीक है, कि कंडीशनल सेल आप कर रहे हैं, आप कहते हैं कि ये होगा, ये इवेंट होगा तो मैं आपको सेल करूंगा, तो इस तरह की जो सेल्स हैं वो फिर वैलिड सेल नहीं कंसिडर होती. एग्जांपल उसकी क्या है? A says to B on the first of January, I sell my car to you on the 1st of February. The sale is void because it is attributed to a future date. ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक फ्यूचर डेट दे दी कि उस डेट पे जाके मैं आपको सेल करूंगा, तो अभी तो आप फिर सेल कर ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये सेल इनवैलिड होगी. A says to B, if party X wins the election, my car stands sold to you. तो अब if party X wins the election, this is a condition. तो अगर इट मींस इफ पार्टी एक्स डज नॉट विन दैट इलेक्शन, तो फिर क्या होगा? फिर तो वो सेल नहीं होगी. इसका मतलब है कि दिस सेल इज डिपेंडेंट और कंटिंजेंट ऑन अ फ्यूचर इवेंट. सो
all those type of sales which are dependent contingent on a future event are void. वो सेल वैलिड सेल नहीं कंसिडर होगी. रूल नंबर 5, the subject of sale should not be a thing which is not used except for a haram purpose. अच्छा जी, वो चीजें हैं जिनको इस्लाम ने, इस्लामिक शरिया ने इलीगल या हराम डिक्लेयर किया है, तो उनकी ट्रेडिंग भी हराम है. फॉर एग्जांपल, इसमें अल्कोहल आ जाती है, इसके अंदर जो है वो पोर्क प्रोडक्ट्स आ जाते हैं. ठीक है, तो ये वो चीजें जो इस्लाम में, इस्लामिक शरिया के अंदर फॉरबिडन है, उनकी ट्रेडिंग भी फॉरबिडिंग है, उनकी बाइंग और सेलिंग भी जो है वो वैलिड नहीं है. So it means the subject of sale can only be those products which are halal as declared in Islamic Sharia. The subject of sale must be specifically known and identified to the buyer. अच्छा, अब एक ओनर है जिसके पास एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और उसमें लेट्स से देयर आर 50 शॉप्स. तो अब वो किसी के साथ सौदा करता है और उसे कहता है कि यार आप मुझे जो है ना 50 लाख दे दें, तो इसमें से एक शॉप मैं आपको दे दूंगा. नाउ ही हैज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन, यानी ये सेल अगर वो कर रहा है और सेल का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये सेल वैलिड सेल नहीं होगी उस वक्त तक जब तक आप उसके अंदर मेंशन नहीं करेंगे कि भाई किस दुकान का सौदा हो रहा है. ठीक है, सो द सब्जेक्ट ऑफ सेल मस्ट बी स्पेसिफिकली नोन एंड आइडेंटिफाइड. दोनों पार्टीज को पता भी हो और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसकी आइडेंटिफिकेशन भी शो हो रही हो कि जी किस आइटम का, किस एसेट का सौदा हो रहा है. देयर इज अ बिल्डिंग comprising a number of apartments built in the same pattern. तो अब इस केस के अंदर उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफाई करना होगा कि विच अपार्टमेंट नंबर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, तो फिर जाके वो सेल वैलिड सेल होगी. The delivery of the sold commodity to the buyer must be certain and should not depend on a contingency or chance. अच्छा जी, मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे बताया गया है, as A sells his car stolen by some anonymous person and the buyer purchases it under the hope that he will manage to take it back, the sale is void. अच्छा, हुआ ये कि आपके पास गाड़ी थी, वो गाड़ी चोरी हो गई. अब आपके पास डॉक्यूमेंट तो हैं, आप उस डॉक्यूमेंट की बेस पे वो गाड़ी का सौदा कर रहे हैं. गाड़ी की पोजेशन आपके पास नहीं है. अब जब वो गाड़ी आपके पास नहीं है, उसकी पोजेशन आपके पास नहीं है, और आप इस होप, यू आर होपफुल कि वो मुझे मिल जाएगी, लेकिन मिली तो नहीं है, तो जब तक वो गाड़ी आपके पास पोजेशन में नहीं आती है, आप उसका सौदा आगे नहीं कर सकेंगे, क्योंकि देयर इज अ चांस. ठीक है, whether you will get it back or you will not get it back. Another requirement for the sale is certainty of price. If the price is uncertain, the sale is void. ठीक है, आपने सौदा किया और फिर आपने प्राइस तय नहीं की. जैसे आमतौर से आप देखें हमारे यहाँ पे बिजनेसेस में होता है, जो कोई आपकी जान पहचान वाला है या रिलेटिव है, जब आप उससे कोई चीज खरीदने जाते हैं या सौदा करने लगते हैं, कहते हैं बाद में तय कर लेंगे, ले जाएं जी आपकी घर की बात है. अब ये बाद में तय कर लेंगे या घर की बात है, तो ये सेल जो है वो वैलिड सेल नहीं, इसलिए कि आपने प्राइस तय ही नहीं की. तो आपको प्राइस तय करनी चाहिए और प्राइस दोनों को पता भी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी हुई है, ए सेज टू बी इफ यू पे विद इन अ मंथ द प्राइस इज ₹50 एंड यू इफ यू पे आफ्टर 2 months द प्राइस विल बी 55. बी एग्रीज. अच्छा, अब आपने उसको दो ऑप्शंस दे दिए. आपने कहा कि ये कैश में पे करें तो 50 दे दें, 1 महीने के बाद पे करें तो 55 पे, या 2 महीने के बाद पे करें तो 55 पे कर दें. तो इनमें से एक जो भी आप, अब वो कहता है ठीक है जी मैं कर दूंगा. अब ठीक है, क्या मतलब हुआ कि इसमें क्या उसने ₹50 वाली प्राइस पे एग्री किया या 55 पे, ये मेंशन नहीं है. तो जब उसने ये मेंशन नहीं किया, द प्राइस इज अनसर्टेन एंड द सेल इज वॉइड. तो होना ये चाहिए कि जब वो इनमें से कोई एक पार्ट, इन दोनों प्राइस में से कोई एक प्राइस पे वो एग्री करे और फिर उस प्राइस को वो लॉक कर दें कि भाई दिस इज द फाइनल प्राइस, और उसको बाद में फिर आप चेंज भी नहीं कर सकते. ठीक है, तो प्राइस दैट इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ सेल कैन नॉट बी चेंज लेटर ऑन. Okay, another thing is that you cannot add certain conditions with your sale. For example, you say that A buys a car from B with the condition that B will employ his son in his firm.
the sale is conditional, hence invalid. ठीक है, तो purchase of car is another contract, employment of his son is another matter. So you cannot combine these two things together. ठीक है, आप एक कंडीशनल सेल इस तरह से नहीं कर सकते कि ये सेल के लिए ये कंडीशन है. अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जी बहुत सारे फर्म्स हैं जो सेल्स के साथ आपको बहुत सारी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो वो इसमें नहीं आता. वो आफ्टर सेल सर्विस तो सेल का पार्ट है, और उसकी प्राइस भी उसकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो उसकी प्राइस के अंदर भी चार्ज हुई हुई है. तो वो कंडीशनल सेल में नहीं आता. लेकिन दो इर यानी टोटली इररेलेवेंट चीजें हैं, दो आपस में रिलेटेड चीजें नहीं है, अनरिलेटेड चीजें हैं. जैसे यहाँ पे सेल ऑफ कार एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सन, तो अब ये दोनों आपस में कहीं से भी रिलेट नहीं करती हैं, तो इस तरह की जो सेल होगी वो फिर आपके लिए इनवैलिड सेल कंसिडर होगी. Okay, Ji. So here I would like to end this part two of the lecture. So I want to keep it little short and simple. कि जी सिर्फ एक ही टॉपिक हम इसमें कवर करें जो आप आसानी से ग्रैस्प कर सकें. तो इस पार्ट में, इस पोर्शन में, लेक्चर के इस पोर्शन में सिर्फ हमने सेल्स की कंडीशन, और वो भी जनरल सेल्स की कंडीशन की. जनरली एक जनरल सेल जब आप करने जाते हैं जो कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी में फॉल नहीं करती, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल नहीं है, तो उसकी कंडीशंस हमने इसमें जो है वो सारी कवर कर ली. कि जी नंबर वन, द सेल रिक्वायरमेंट फॉर द सेल इज the existence of the product, then the product should be in the ownership of the seller, the product should be in the possession of the seller, the price of the product should be decided before the sale, the commodity should be specifically identified, then uh, um, the delivery of the commodity must be certain and should not be dependent on contingency and charge. The product should be halal product, and the product must be specifically known and identified, and the certainty of price we have already, and the sale must be unconditional. So these are the 9 conditions of general sales that we covered in today's lecture. I have given examples in each case, so hopefully चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि जी मुराबा किसको कहते हैं. मुराबा एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल है जिसके अंदर सेलर जो है वो अपनी कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों डिक्लेयर कर देता है, तो उसको हम मुराबा बोलते हैं. और जो हमने कुछ कंडीशन सेल्स की जो है हमने डिस्कस कर ली, तो बाकी रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस लेक्चर विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच.